हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। ओके, और बस ये एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए कि आपने जो आज मौर्य पीरियड को समाप्त किया है तो उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या आपने जो कॉपी में बातें नोट्स करी है और जो आपने क्लासरूम में समझा है वाकया, वो कितना कारगर है ना। इसी विषय में सबसे पहला प्रश्न यहाँ है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, ये 4 से 5 पेज आपको इस तरह रफ करके वो मिला पहले से वो लिखा हुआ है। क्योंकि ये अंडू नहीं हो रहा है, इस वजह से एक वीडियो पहले बना था जो गलत हो गया था किसी कारण से, उसे फिर डिलीट करना पड़ा, है ना। तो यही होता है, आप ट्राई पहले करते हैं तो आप एक दो बार असफल होते हैं, फिर धीरे धीरे सफल हो जाते हैं। तो वीडियो बनाने के क्रम में ये एक छोटा सा प्रयास है, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। तो देखिए, पहला ऑप्शन है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएँ थी। 4 गुफाएँ थी ना। पहला का नाम क्या था? लोमस ऋषि। दूसरा का नाम मैंने बताया था कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएँ थे। किसने किया था? अशोक के कार्यकाल में गया, जो बराबर पहाड़ी है, गया जहानाबाद के क्षेत्र में बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये 4 गुफाएं किनके लिए किया गया था निर्माण इनका? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के रहने के लिए, है ना, उनके विश्राम गृह के लिए, उनके लिए। तो पहला वाला तो ऑप्शन सही है। फिर है 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। जो 4 में से 3 गुफा है ना, उसकी दीवार पर, जिसमें गुहालेख हमने कहा था, अशोक के स्तंभलेख भी मिलते हैं, शिलालेख भी मिलते हैं और गुहालेख भी मिलते हैं, यानी गुफाओं के अंदर दीवारों पर लिखा गया लेख। तो 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। हमें ढूंढना है सही नहीं है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है, ये बताता है लिखा हुआ कि हाँ, यही गुफा है जो आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए दान में दी गई थी, बनाया गया था, है ना। चौथा जो ऑप्शन है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के नहीं है, क्योंकि छठी जो मौर्य पीरियड है वो 303 बीसी में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मौर्य पीरियड का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 323 बीसी से लेके 185 बीसी तक। तो ये जो है 4ठी शताब्दी में है और यहाँ बोल रहे 6ठी शताब्दी में है। तो यही ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर जो डी है, यही गलत है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के ये अभिलेख नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, मिलान करना था और बिल्कुल आसानी से आप मिलान कर सकते हैं। मैंने ये लिखा, मतलब ये बता दिया आप लोगों को कि किसने कौन सी उपाधि धारण करी थी और किसका क्या नाम है ना। जो पूरा मौर्य पीरियड है इसमें किसको किस नाम की संज्ञा दी गई है। तो चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? यूनानी लेखक थे, है ना। उन्होंने सेंड्रोकोट्स के नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करी है। और सबसे पहले विलियम जोन्स थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करी है। दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, जिसका उपाधि बिंदुसार ने अमित्रघात नाम की उपाधि धारण करी थी, या अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता था शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो बिंदुसार अमित्रघात हो जाएगा। अशोक चला जाएगा कहाँ? देवानाम प्रियदर्शी। इसी देवानाम प्रियदर्शी से यह पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म से पहले वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म को मानता था, है ना। क्योंकि देवानाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। तो देवता का उल्लेख तो हमारे ब्राह्मण धर्म में ही है ना। और चाणक्य तो खैर, चाणक्य का बचपन का नाम ही विष्णुगुप्त है। तो ये मिलान करके आप आंसर लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था भाई? अंतिम मौर्य सम्राट तो आपको पता ही है, बृहदर्थ था। बृहदर्थ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने, उसके जो सेनापति थे उन्होंने ही मार दिया था 185 बीसी के आसपास। और फिर नए वंश पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। जालोक कौन था? तो अशोक का एक पुत्र था, है ना। अशोक के 4 पुत्र के बारे में मैंने बताया था, जिसमें नाम था महेंद्र, जालोक, तिवर और
एक का नाम था दशरथ, है ना। तो दशरथ जो थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवानाम प्रियदर्शी के उपाधि धारण करने वाले कौन हैं, वो दूसरे अशोक मतलब दूसरे मौर्य सम्राट हैं। ठीक है, उस विषय में मैंने शायद फैक्ट नहीं लिखा है, वो छूट गया है, तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे। जहां आप दशरथ लिख करके एक बार नोट करेंगे कि देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करने वाला दूसरा मौर्य सम्राट, है ना, दशरथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अब सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला ही था जो विश्वविद्यालय है, प्राचीन विश्वविद्यालय। तक्षशिला के आचार्य कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य जब वहाँ के आचार्य थे, तो आपको निश्चित रूप से जब मौर्य पीरियड के बारे में पूछा जाएगा तो कहाँ चले जाइएगा आप? शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला ही था। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने करी थी। ओके। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, अब बताइए। सीता से तात्पर्य है, सीता मैंने क्या बताया था? राजकीय नियंत्रण वाली जो भूमि होती है, उससे जो आय होता है, उससे जो टैक्स मिलता है, उसे हम सीता के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे वही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। मैंने क्या बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था 305 BC में। इसी सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज। इसी मेगास्थनीज ने 5 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के पश्चात इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी, जो अब मूल रूप में नहीं है ना। और क्या कहानी था वो मैं समझा चुका हूँ। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि क्या थे? सैनिक विभाग थे? नहीं। धार्मिक अनुष्ठान? नहीं। प्रशासकीय विभाग? नहीं। तो क्या हो जाएंगे? राजस्व के स्रोत, यानी राज्य में जो टैक्स आता था उसी के स्रोत थे, है ना, इनकम जो होता था। भाग व बलि, बलि भी एक प्रकार का कर था और भाग तो खैर एक प्रकार का कर था ही, मैंने चर्चा कर रखा है आज। अशोक का जो समकालीन था तुर्मह, ठीक है, अशोक का जो समकालीन था तुर्मह, वो कहाँ का राजा था? तो मैंने बताया था, एक तरफ जहाँ भारतीय साम्राज्य का राजा अशोक बना हुआ था, उसी वक्त मिस्र का राजा कौन बना हुआ था? तुर्मह, है ना। और ये दोनों एक दूसरे के समकालीन हो जाएंगे। मिस्र का तुर्मह का समकालीन अशोक, और अशोक का समकालीन तुर्मह। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहीं से भी मौर्य नगर प्रशासन के बारे में बताता है? क्या ये बताता है पाटलिपुत्र कहाँ थी? क्या ये बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? कुछ भी नहीं बताता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो एक शासन प्रबंधन के विषय में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें राजनीतिक नीतियों पर चर्चा की गई है, ठीक है। और नगर प्रशासन का जब बात आ जाएगा तो मेगास्थनीज की इंडिका है जिसने नगर प्रशासन पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पे एक पुस्तक का नाम है विशाख दत्त और मुद्रा राक्षस, है ना। विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस द्वारा रचित पुस्तक है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है, लेखक है विशाख दत्त। ये जो पुस्तक है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत विवरण किया गया है, ठीक है। यहाँ पे नगर प्रशासन का पूछा गया, इसलिए मेगास्थनीज का इंडिका। जब पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत विवरण किसमें प्रस्तुत किया गया है, तब आप लगाइएगा विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अब आइए, पटना के बारे में पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन का उल्लेख किसमें किया गया? इसमें किया गया, इंडिका में किया गया, ठीक है। अर्थशास्त्र में तो किया नहीं गया। बाकी अशोक के शिलालेख में, अशोक का शिलालेख तो पाटलिपुत्र में मिलता ही नहीं है ना। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? दासी समझते हैं ना, घर की दासी होती है। प्राचीन ज़मानों में राजाएं जो होते थे, जो राजाएं होते थे वो दासियां रखा करते थे। दासियों में ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियां आती थी, दासी 2 प्रकार के होते थे, एक स्त्री और एक पुरुष, है ना।
तो सबसे ज़्यादा दासी रखने वाला जो रूरल था मध्यकालीन भारत में FST है, फिरोज शाह तुगलक, सबसे ज़्यादा दास रखने वाला। इसको दास रखना पसंद था, दास उपहार में लेता था ये, है ना। अब प्राचीन हिंदी मूवी में नहीं देखते थे कि एक चौराहे पे खड़ा करके बच्चे को बेच दिया जाता था, औरत को बेच दी जाती थी, स्त्रियों मतलब लड़कियों को बेच दिया जाता था, तो वो क्या करती थी, दास्ता का तो काम ही करती थी ना, दासी बन जाती थी किसी के घर में जाके। तो किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, यानी प्राचीन भारत में किसी भी राजा के पास कोई दासी नहीं थी, दासी नहीं रखा करते थे वो लोग। दासी का मतलब कि वो खरीद कर नहीं लाया करते थे, जो आपके राज्य साम्राज्य के अंदर रहती थी तो वो तो खैर दासी बनेगी ही आपकी राजा की, है ना। तो वो अर्थशास्त्र है, चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया गया है कि कहीं भी प्राचीन भारत में दास्ता का उल्लेख नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? याद आ रहा है कुछ? मैंने एक फैक्ट और नोट करके बोला था, ये इंपॉर्टेंट है। कितने भागों में? 4 या 5? 6 बोल रहे हो? याद करो याद करो, 7 भागों में, है ना। 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कितने वर्ष तक रहा था? 5 वर्षों तक रहा था, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चलिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड क्या है? 323 BC से, ठीक है, 298 BC तक। बातें समझ में आ रही है? ठीक है। अब बाकी अशोक जो है वो फिर मौर्य पीरियड का ही शासक है, बाकी हर्षवर्धन हेमू तो है ही नहीं अशोक मौर्य पीरियड में, ठीक है। अशोक का शासनकाल क्या रह जाएगा? तो 272 या 73, 273 BC से, जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, 273 BC से 232 BC तक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, तो मगध का सम्राट उसने किसमें कहा है? भाब्रू स्तंभ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ में उन्होंने कहा है कि मैं अशोक मगध का सम्राट, है ना। मास्की अभिलेख में क्या है? मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, ये 4 बार बार मैं बताते रहता हूँ। इसमें अशोक ने स्वयं को अशोक नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। आज मैंने बताया था कि जो अशोक के 14 शिलालेखों में से पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। देखो प्रश्न पूछ लिया गया, तो शिला अभिलेख क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए ये क्वेश्चन शायद, माफ़ कीजिएगा, छूट गया है आप लोगों को लिखाना, है ना। तो जहाँ आपने अशोक लिखा है, जहाँ पे आपने सबसे पहले अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा करी है कॉपी में, आप वहीं लिख लेंगे कि अशोक के कुल 40 अभिलेख की खोज की जा चुकी है, ठीक है, याद है आपको। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले खोजा गया था 1750 में। 1750 में अशोक के अभिलेख को सबसे पहले खोजा गया था, और किसके द्वारा खोजा गया था? तो एक थीफे थेलर, थीफे लिख नहीं रहा है साहब से, है ना, क्योंकि कलम तो है नहीं, थीफे थेलर द्वारा खोजा गया था 1750 में। यहाँ बोल रहा है कि पढ़ा किसने था, तो याद रखिएगा जिसने खोजा था उसने पढ़ा नहीं था। 1750 में खोजा गया लेकिन पढ़ा गया 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेंट ने। तो ये 2 बातें को आप जल्दी से कॉपी खोल करके लिख ले, है ना, माफ़ करें, है ना, सब मैं भूल गया था शायद। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम खोजा गया 1750 में थीफेन थेलर द्वारा, और 1837 में सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल करी जेम्स प्रिसेंट ने। ओके। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? मैंने बताया था जब बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने ले ली थी अशोक महान ने, तो वह बौद्ध धर्म के, है ना, पवित्र स्थलों पर उन्होंने यात्राएं की, तीर्थ यात्राएं की, जिसके क्रम में यात्रा वृत्तांत पूछा जाता है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, और मैंने लिखा दिया था। तो सबसे पहले कहाँ गए थे वो?
बोध गया गए थे, तो बोध गया तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन गया है, तो गया बोध गया का ही पार्ट है। सबसे पहले कहाँ गए? बोध गया गए थे, गया ऑप्शन में है, चलो ठीक है। दूसरा वो कहाँ गए थे? तो दूसरा वो गए थे कुशीनगर में, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? एक के बाद तीन आ जाएगा। एक के बाद तीन वाला ऑप्शन कौन है? तो बी नंबर ऑप्शन में एक के बाद तीन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, गलत हो गया। और आराम से क्वेश्चन आगे आप सबमिट करके बढ़ सकते हैं, पर मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। और फिर जब कुशीनगर गए, कुशीनगर के बाद तीसरा स्थान कौन सा था? तो लुम्बिनी था, है ना। तो फिर चार हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो 1 3 4 हो गया। उसके बाद वो गए कपिल वस्तु हो गया, तो 1 3 4 2 हो गया। उसके बाद वो गए सारनाथ, तो 5 हो गया। उसके बाद वो गए श्रावस्ती, तो 6 हो गया। तो 1 3 4 2 5 6, 1 3 4 2 5 6, ऑप्शन नंबर बी। तो यात्रा क्रम आप एकदम क्रम में याद रखेंगे, है ना। और अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब है बट ये ट्रिक है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? आप लिख लेंगे वहाँ पे वोक लक सुसरा, तो वो से क्या हो जाएगा? बोध गया। क से क्या हो जाएगा? कुशीनगर। एल से क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। लौ से क से क्या हो जाएगा? कपिल वस्तु। सौ से क्या हो जाएगा? सारनाथ। और सरा से क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 यात्राएं की जो क्रम आपको दे दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो किसे मानिएगा? सांची वाला जो स्तूप है। और किसके द्वारा निर्मित है? ये अगला क्वेश्चन होगा आपका। तो ये अशोक द्वारा निर्मित है, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया, 2006, 1995, 2012, एमपी मध्य प्रदेश का पीसीएस ये बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? यहाँ पूछ रहा है पराजित किस वर्ष में किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में, ठीक है। 305 बीसी में इसका युद्ध हुआ, और युद्ध में कौन पराजित हुआ था? सेल्यूकस हार गया था, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। इसकी बेटी का नाम क्या था? पुत्री का नाम, सेल्यूकस की पुत्री का नाम हेलेना, हेलेना है ना, हेलेना। और हेलेना का विवाह कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत भी दे दिए दहेज स्वरूप। अभी भी दहेज में देते हैं ना, गाड़ी घोड़ा, बहुत सारा सामान, साजो सामान देते हैं ना। तो 4 प्रांत उन्होंने दिया था। पहले प्रांत ही दिया जाता था, राजा क्या देगा? राजा घड़ी और घोड़ा थोड़ी देगा, राजा क्या देगा? प्रांत ले जाओ जा। तो 4 प्रांत दिए गए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरात, है ना। और चंद्रगुप्त ने भी अपने ससुर को क्या दिया था? 500 हाथी दिया था। जाइए ससुर जी बैठिए, 500 हाथी आपका हुआ, है ना। और हाथी कहाँ से आ रही थी वो सारी स्टोरी में बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आइए, पूछ रहा है मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? देखिए यहाँ मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र है, मैं एक चीज़ और जोड़ दे रहा हूँ, दक्कन। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्कन पहली बार जीतने वाला कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये जो हर्ष है ये मौर्य साम्राज्य का शासक है, ये नहीं है विक्रमादित्य भी नहीं है, स्कंदगुप्त भी नहीं है, ये गुप्ता पीरियड का शासक आ गया। तो ये तीनों ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आ गया ना क्वेश्चन, मैं बता रहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें कहीं भी अर्थशास्त्र के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पर केवल शासन प्रबंधन संबंधी बातें लिखी गई है, ना इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की गई है, ना इसमें पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा की गई है, ना किसी और शासक के बारे में चर्चा की गई है। इसमें केवल राजनीतिक नीतियों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। किसने खोजा था अर्थशास्त्र को? जल्दी बताएं, और नहीं बताएंगे तो अपने मुंह पे एक थप्पड़ पहले मारिए। बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को क्लास में, है ना। मैसूर लाइब्रेरी के प्रबंधक कब खोजा था? 1909 में। क्या नाम था? श्यामा शास्त्री। याद आ गया? चलिए, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली राजनीतिक विचारक हैं, उनकी एक पुस्तक है प्रिंस।
इसकी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ये नोट कर लेंगे आप लोग। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बहुत इजी प्रश्न है। डायमेकस किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में केवल एक आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी के रूप में डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। चूंकि उस वक्त शासन बदल चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी और बिंदुसार गद्दी पर बैठ चुका था, तो डायमेकस आया था। डायमेकस किसका राजदूत था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का। बातें समझ में आ रही है? और इसी डायमेकस से बिंदुसार ने क्या मांगा था? क्या मांगा था, जल्दी बताएं। 3 चीज़ें मांगी थी। किसने? बिंदुसार ने। किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। पहला, सूखी अंजीर, ठीक है। दूसरा, मीठी मदिरा। और तीसरा, दार्शनिक। एक दार्शनिक, जिसमें से मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो सीरिया के शासक ने बिंदुसार को दे दी, लेकिन दार्शनिक देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सीरिया का जो कानून है वह दार्शनिक भेजने की आज्ञा नहीं देता है ना। तो आप लोग कहानी को कोरिलेट कर पाइएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। अब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पे। क्या है? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। मैंने क्या बताया था? पाटलिपुत्रा जो गंगा नदी के बीचों बीच है ना, गंगा नदी उसके बीचों बीच से गुजरती है। पटना इधर भी है, पटना इधर भी है। और चूँकि ये पूरा इलाका जंगली था, है ना, जंगल से था भरा हुआ, लबालब था एकदम, पूरे घने जंगल थे यहाँ पे। इसको छाटा गया, मतलब इसकी साफ़ सफाई की गई, क्योंकि 600 बीसी के मध्य लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। लोहे के हथियार व्यापक रूप से बनने लगे थे, उपकरण, जिससे पेड़ पौधे को काटना, जंगल की सफाई करना थोड़ा आसान हो गया था। और इसी वजह से जो चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी का बना हुआ था। इतनी लकड़ी यहाँ पे थी, और अच्छी अच्छी किस्म की लकड़ी थी कि जब इसके महल को एक चीनी लेखक ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो देवताओं द्वारा निर्मित है ना। उसका महल, चंद्रगुप्त का महल बहुत विशाल महल था, तो लकड़ी का बना हुआ था ये। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? जल्दी बताइए। क्या चाणक्य के नाम से जाना जाते थे बचपन में? नहीं, बचपन का नाम तो खैर अलग ही होता है, विष्णुगुप्त था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत आज ही मैंने बताया आप लोगों को, आज मैंने डिस्कस करी है ना राज्य के सप्तांग सिद्धांत पे। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? बताइए। मैंने बताया था, पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, फिर दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो लास्ट में आता है कौन? मित्र। याद हो गया होगा ना। चलिए, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। यहाँ पे एक थोड़ा सा और बात बता दें, जब मैं कभी किसी भी फैक्ट को अगर क्रम में लिखाऊं तो आप लोग उसे क्रम में ही लिखेंगे। देखिए, क्रम में मैंने बताया था, ये क्रम में ही पूछा जाता है कि अंतिम कौन था, पहला कौन था, है ना। अगर आप इसमें लिखने में कोताही करते हैं या अपने मन से इधर उधर लिख लेते हैं तो आप फिर वो आंसर आप करने में चूक जाइएगा, और वो आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं प्रभाव उसका दिखेगा, है ना। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करी थी? मैंने आज लिखाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने करी थी, जो एक यूनानी लेखक था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया। क्या कहा गया? तो सेंड्रोकोट्स किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, माफ़ करें, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? जल्दी बताएं। यहाँ पे तो कोई और पुस्तक आपको दिख ही नहीं रही है, तो एक ही पुस्तक दिख रही है जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया पुस्तक है, मुद्रा राक्षस, है ना। इंडिका में क्या है? इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन है। और अर्थशास्त्र में तो किसी एक विषय का है ही नहीं, केवल एक विषय का वहाँ पे वर्णन है, राजनीतिक नीतियाँ या शासन प्रबंधन। आगे देखेंगे, कौन सा सबसे पुराना राजवंश था? तो इसमें गुप्ता तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जा कर के, कुषाण भी पढ़ना है, वर्धन भी पढ़ना है। तो सबसे पुराना राजवंश इसमें है मौर्य। अगला देखेंगे,
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जिसका नाम था मौर्य पीरियड या मौर्य साम्राज्य। पूरा पीरियड क्या था? 323 BC से 185 BC। ओके, याद होगा मेरे ख्याल से। और ये जो फिर आप देख रहे हैं कनिष्क और हर्ष, ये सब गुप्ता पीरियड में हम लोग आगे जाके समुद्रगुप्त को डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है और पहला भारतीय साम्राज्य का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य। भाग एवं बलि थे, तो भाग एवं बलि क्या थे? सैनिक विभाग थे? नहीं। धार्मिक अनुष्ठान थे? नहीं। प्रशासकीय विभाग थे? नहीं। राजस्व के स्रोत थे? भाग टैक्स बताया है ना मैंने, तो भाग, और बलि भी वही था, टैक्स ही था। हिरण्य भी एक टैक्स था जो नगद कर था। तो यह एक प्रकार के राजस्व के स्रोत थे। तो ये रहा पूरा आपका 37-36 प्रश्नों का एक सेट था लगभग, और मेरे ख्याल से आप लोग इसे अच्छे से टैकल कर पाए होंगे, है ना। जो भी मार्क्स आपका आ रहा होगा उसे आप खुद में कैलकुलेट करके रखें और अपनी तैयारी को और रफ्तार दे। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी अभी भी मिस हो रही है, तो आप एक बार नोट्स को फिर से पढ़ लें। और आज रात तक आप क्या करेंगे, आप लूसेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसका मौर्य पीरियड उठाइएगा और लगा लीजिएगा। कल जिस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी का चैप्टर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो क्लास आप लोग 7:45 तक आ जाइएगा सभी लोग, है ना। लेट होते हैं जिसकी वजह से क्लास फिर लेट आपको छुट्टी देने का मतलब छुट्टी आपको लेट से मिलती है ना, फिर बहुत सारी समस्याएं होती है। पहले तो धूप हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, 7:45 तक आ जाएंगे। और सर से भी मेरा निवेदन है कि क्लास को 8 बजे तक आप छोड़ दिया करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल। अब ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा आप लोग सभी, है ना। और बताइएगा कि कैसा लगा ये प्रश्न का अभ्यास। ये एक ऐसे ट्राई था, है ना, यूट्यूब पे आने से पहले।